हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज की वीडियो में हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। यह वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए। लोदी वंश का संस्थापक बहलूल लोदी था और इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश भारत का पहला अफगान वंश माना जाता है। भारत का पहला अफगान वंश किसे माना जाता है? लोदी वंश को। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके तीनों शासक के बारे में देखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलूल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम अफगान शासक था। बहलूल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। इसके पिता का नाम मलिक काला और दादा का नाम मलिक बहराम था। बहलूल लोदी के पिता की मृत्यु के बाद इसका लालन पोषण चाचा मलिक सुल्तान शाह ने किया था और मलिक सुल्तान शाह का अन्य नाम इलाम का था। बहलूल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। बहलूल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कैसे बैठा, इसको हम देख लेते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने वजीर से परेशान होकर बदायूं आ गया। यह अपने वजीर से परेशान होकर बदायूं आ गया और बदायूं आने से पहले इसने दिल्ली का शासन अपनी पत्नी के 2 भाइयों में बांट दिया था। लेकिन इन दोनों भाइयों ने आपस में लड़ाई कर ली। इस कारण बहलूल लोदी दिल्ली की जनता द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। बहलूल लोदी बहलूल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली का शासक बना था। बहलूल लोदी ने बहलूल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद शासक बनने के बाद इसने जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ युद्ध किया था। इन दोनों के बीच पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध होता है। इसमें सरकी सुल्तान का सेनापति दरिया खां एक अफगानी सेनापति था। इस कारण इसने बहलूल लोदी का साथ दिया था और इस युद्ध में मोहम्मद शाह हार जाता है। अब्दुल्ला एक इतिहासकार है जिसने दाऊदी की रचना की थी। इस पुस्तक में वह बहलूल लोदी के बारे में लिखता है कि यह सरदारों के खड़े होने पर भी खड़ा रहता था और यह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलूल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खड़ा रहता था और यह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में ग्वालियर अभियान से लौटते समय लू लगने के कारण मियावली नामक स्थान पर हो गई थी। बहलूल लोदी की मृत्यु कब हो जाती है? 1489 ईस्वी में ग्वालियर अभियान से लौटते समय। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में बहलूल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। बहलूल लोदी ने कुल 38 वर्षों तक शासन किया था। अब इसके बाद सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक बनता है। इसका मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी की मां जयवंद जबकि पिता बहलूल लोदी थे। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की और आगरा में ही
इसने बादलगढ़ की किले का निर्माण करवाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को बनाया। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को कब बनाया? 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी भाषा में कविता लिखता था। इस कारण इसका उपनाम गुलरुखी पड़ गया। इसने भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था और एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच होते हैं। एक गज ए सिकंदरी में कितने इंच होते हैं? 30 इंच। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था और इसी के समय में संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई थी। लज्जते सिकंदरी की रचना किसके समय में हुई थी? सिकंदर लोदी के समय में। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकाल लें व मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को तजिया निकाल लें और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में आगरा में गले की बीमारी के कारण हो जाती है। सिकंदर लोदी के समय में ही सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था किस समय में थी? सिकंदर लोदी के समय में। इसने गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया था। गड़े हुए खजानों में से इसने कोई हिस्सा नहीं लिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास थे। कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन। इसका एक वजीर होता है मियाँ। इसकी वजीर मियाँ ने दिल्ली में मौत की मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था और यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। हालांकि इब्राहिम लोदी के दो मुख्य पुत्र थे। कौन कौन से? इब्राहिम लोदी और जलाल खां। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान और जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान बनाया था। सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, इब्राहिम लोदी और जलाल खां। इन दोनों की भी लड़ाई ना हो, इस कारण अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली और जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान बनाया था। लेकिन इब्राहिम लोदी ने कुछ समय बाद जलाल खां की हत्या कर दी और वह जौनपुर का भी सुल्तान बन गया। इसने आगे चलकर ग्वालियर के राजा अजीत सिंह को पराजित किया और इसका युद्ध कुछ समय बाद मेवाड़ राजा संग्राम सिंह के साथ खतौली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है, लेकिन मेवाड़ राजा संग्राम सिंह अपना एक हाथ इस युद्ध में खो देता है। अब इब्राहिम लोदी का 1526 में बाबर के साथ युद्ध होता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, जबकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारी जाने वाला प्रथम सुल्तान था। युद्ध क्षेत्र में मारी जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में ग्वालियर के शासक अजीत सिंह भी मारे जाते हैं और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था।
ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर मुगल शासन का आरंभ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।